हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कैरियर वेव। और आज का सेशन वैसे कोई सेशन नहीं है, इट इज जस्ट अबाउट द एग्जामिनेशन दैट इज ऑफ आरआरबी ग्रेड 1, दैट इज सिग्नल एग्जाम। सिग्नल एग्जाम को लेकर के हमने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखे, तो कई जगहों पे हमको क्लैरिटी सही से मिली ही नहीं। कई क्या लगभग सारी जगहों पे क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। और जो इंक्वायरीज मेरे पास आ रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना एक बार इस पे एक डिटेल सेशन लेकर के समझाया जाए। हालांकि बहुत लंबा सेशन नहीं होगा, छोटा सा होगा, शांत रह के और पेशेंस के साथ आप देख लेंगे, शायद आपके लिए काम का हो। दूसरी चीज ये है कि AIATC बैच में जितने ही बच्चे इनरोल्ड हैं, यानी हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए खास करके सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा जब आप सेशन लेना शुरू करेंगे। ओके, सो एनीवन हु इज रिलेटेड विद AI कोर्सेज, दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो। एंड अगर कोई भी रेलवे संबंधित एग्जाम में इंटरेस्टेड है, उसके लिए भी मस्ट वॉच वीडियो है। आइए फटाफट शुरू करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेड 1 सिग्नल की, थोड़ा बहुत बात जरूर करेंगे ग्रेड 3 के बारे में भी कि यह है क्या। जैसे कि आप जानते हो कि ग्रेड 1 के बारे में बहुत कम जानकारी हर जगह दिख रही है। ज्यादातर जानकारी हवा में बताई जा रही है कि देखो भाई बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, अरे बेसिक वाला आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको डिटेल सिलेबस एक बार एनालाइज करना चाहिए, जो कि नोटिफिकेशन में गिवन है। अगर उसको सही से आप देखेंगे, समझेंगे, तो आप जान पाएंगे कि कैरियर वेब पे हम लोग वो सारे सेशन पहले से लेते आए हैं AITC में। तो AI के जितने बच्चे हैं वो शायद सारे के सारे इसमें एलिजिबल होंगे। अभी हम दिखाते हैं आपको कैसे। देखो, ये तो यहां से देखते हैं ग्रेड 1 सिग्नल के बारे में। देखो, ऑर्गेनाइजेशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, एग्जाम का नाम, कुल पदों की संख्या ग्रेड 3 ग्रेड 1 मिलाकर के 9144 है। रिलीज है आपका एग्जाम, इसका नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भर भी रहे होंगे आप लोग, पे स्केल वगैरह सब लिखा हुआ है। ये सब तो सबको पता चल ही जाता समय के साथ में। अब यहां पे आइए और सिग्नल का जो ग्रेड 1 है इसके बारे में सिलेबस देखिए। जब आप सिलेबस देखते हैं तो आपको एक चीज मिसिंग दिखाई देगी, दैट इज जनरल इंग्लिश, यानी इंग्लिश की चीजें इसमें नहीं आने वाली हैं। जनरल अवेयरनेस आने वाली है। अब कौन सा कितने मार्क्स का आने वाला है, ये चीज हम लोग अभी नेक्स्ट पेपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाले टेबल में देखेंगे कि 10 नंबर का आता है। मोस्टली आपको रटा हुआ होगा सारा चीज, टेंशन नहीं लेना, लेकिन एक बार ध्यान से देखना है। देखो, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, फिर इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, ये सब सारी चीजें मिला के 10 नंबर का आना है। तो बहुत ज्यादा परेशान वाली बात ही नहीं है, 10-20 नंबर कौन सी बड़ी बातचीत है। नेक्स्ट देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और यहां पे देखिएगा बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, बहुत ही कम मात्रा में दोनों आने वाले हैं। फिर यहां पे आपका मैथमेटिक्स आ जाता है, जो कि क्वांट है, और ये देखिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स और बेसिक ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिक्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग में जब आप आएंगे तो ये आपके लिए थोड़ा चमत्कार कर देने वाला चीज है। जैसे फंडामेंटल में यूनिट एंड मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, हीट, टेम्परेचर, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर, रेजिस्टेंस इन सीरीज, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब यहां से अब थोड़ी कहानी बदलेगी। जब पावर की बात होगी, एम्पियर्स लॉ की बात होगी, एम्पियर्स सर्किटल लॉ की, मैग्नेटिक फोर्स की बात होगी, मूविंग चार्ज पार्टिकल की बात होगी, लॉन्ग स्टेट कंडक्टर की बात होगी, इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ। अगर आप यहां देख पा रहे होंगे ध्यान से, तो आपको दिख रहा होगा कि क्लास 11 12 का 10+2 का होल सिलेबस मेंशन्ड है। तो हल्के मत लीजिएगा कि भाई 10th लेवल का हमको पढ़ के जाना है, नहीं, ये पूरा आपका 10+2 का फिजिक्स का सिलेबस है। इसके साथ साथ में इंजीनियरिंग सेगमेंट के कुछ क्वेश्चन, जैसे मटेरियल साइंस के बेसिक्स, और साथ साथ में थोड़ा बहुत ड्राफ्टिंग एंड डिजाइनिंग से संबंधित कुछ चीजें, यानी बेसिक जो नॉर्म्स होते हैं, कंडीशन होते हैं। अगर आप बीटेक होंगे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे तो आपको पता होगा, डिप्लोमा होंगे तब भी आपको पता होगा, लेकिन अगर आप और किसी ट्रेड से होंगे शायद ना पता हो, टेंशन नहीं लीजिएगा, 2 लेक्चर का काम है, वो चीज समझाई जाती है, किस तरह से ड्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, वो सारी चीजें। अदरवाइज में आप पूरा वही देखोगे कि कैथोड रे, ऑसिलेटर, LED पैनल्स, ट्रांसड्यूसर, जितनी भी चीजें आप पढ़ोगे टोटली 10+2 का ही है। तो कहीं भी जहां से मत आइएगा किसी भी प्लेटफॉर्म के, क्योंकि हम देख रहे थे कल, बहुत लंबा चौड़ा मैंने रिसर्च करा। क्यों करा? क्योंकि दिन भर में 3-4 हमारे पास में ऐसे इंक्वायरीज और एडमिशन हुए जो ATC में तो हुए, लेकिन ATC के लिए नहीं हुए, वो RRB ग्रेड 1 के लिए हुए। तो कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट भी करी कि देखिए सर, ATC में जो मैथ का है, जो 10+2 मैथ है, वो हमारे काम का नहीं है, इंग्लिश हमारे काम का नहीं है, तो किसी तरीके से ऐसा कुछ कर दीजिए कि दोनों सब्जेक्ट हटा करके एक सेपरेट टाइप का अगर कोर्स आप इसी में मॉड्यूल दे दें, अलग से आपको क्लास करने की जरूरत नहीं है, हम इसी मॉड्यूल में एडमिशन ले लेंगे। तो हमने काफी विचार किया, हमने सोचा क्यों ना इस चीज को थोड़ा सा देखा जाए। कई बच्चों में ऐसी दिक्कतें आ रही थी, मैंने कुछ लोगों को खुद से पूछा फोन करके, क्या एलिजिबल हो? कह रहे नहीं सर, मुझे नहीं पता है। देखो, आप सभी लोग जो ATC में एलिजिबल हैं, सारे के सारे एलिजिबल इसमें हो गए। 18 साल से 33, 18 से 36, यानी 33 तक, 33 की उम्र तक आप इसमें ओपन कैटेगरी में होकर के भी एलिजिबल हो। यानी आप अगर AI में 27 पे आप एज आउट कर जाते हो तो इसमें तो आपकी जगह है। सेकंड ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि AI को अगर आप टारगेट करते हो, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं, जो कि कई बार आपका किस्मत, आपका समय, आपका उस टाइम का क्या संयोग बनता है, वो सब पे निर्भर करता है। मेहनत तो आपकी जगह है ही है, उसमें तो मेरी गारंटी मैं करवा लूंगा,
लेकिन बाकी पैरामीटर्स पे थोड़ा रिस्क तो रहता ही। जब तक कि आपके हाथ में जॉब ना आ जाए तब तक रिस्क रहता है। इसलिए आप देखोगे जितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालते कि तुम अभी से इंटरव्यू दो, अभी से अपने टेस्टिमोनियल्स दो। हम कहते हैं आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाए फिर आप डिसाइड करना, फिर आप आइए, फिर बताइए। रीजन यही है कि अंतिम पड़ाव तक नहीं श्योर रहता कि कब का हो जाए। ऐसे में अगर आपके पास में एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहे, बेटर नहीं लेकिन उसके समकक्ष एक दूसरी अपॉर्चुनिटी रहे जो कि इंटायरली सिलेबस के सेम रहे, यानी कि जो कुछ भी है इसका एक पार्ट है ना, अगर इंग्लिश पार्ट को और मैथमेटिक्स पार्ट को उसमें से निकाल दिया जाए तो बचा हुआ सारा पार्ट क्या है, आरआरबी ग्रेड 1 का सिग्नल है। और तो जितने भी एटीसी के कैंडिडेट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन सारे के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है साइड बाई साइड इसको काम करने का, इस पे चलने का। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब लगे हाथ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। जैसे जनरल अवेयरनेस केवल 10 नंबर का है, रीजनिंग 15 नंबर की, 20 नंबर की आपका कंप्यूटर साइंस और 20 नंबर की मैथमेटिक्स। देखो 20 की मैथमेटिक्स है, 20 की कंप्यूटर है, 15 और 10 ऐसे करके है। अब देखो एक चीज नया इसमें दिख रहा होगा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। ट्रिपल सी अगर आप क्वालिफाइड होंगे तो मुझे लगता है कि आपकी काम भर की नॉलेज है। अदरवाइज में वैसे भी क्लासेस इसकी देनी पड़ेंगी। कुल मिला के 45 क्लासेस यानी कि जो शेड्यूल हुई थी उस हिसाब से 45 लेक्चर्स एटलीस्ट इस सेगमेंट में चाहिए होते हैं, जिसमें पहले बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन समझाई जाती है, उसके बाद उसका आर्किटेक्चर, उसकी प्रोग्रामिंग, बेसिक डिवाइसेस, बेसिक फंक्शनिंग, उनकी जनरेशंस, इन सारे बारे में बात होती है। फिर उसके बाद में हम लोग इसके एप्लीकेशन जैसे वेब डिजाइनिंग, आईटी, उसके बाद में फिर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और उसमें कुछ चीजें जैसे फॉर एग्जांपल फाइबर ऑप्टिक्स, लाईफाई, वाईफाई, इस सारे बारे में बात होती लास्ट में एंड होती है। तो कुल मिला के कंप्यूटर साइंस भी इसमें 20 नंबर का वेटेज दे रहा है। वैसे आप देखोगे 15 और ये देखो केवल 35 नंबर का ही आपका रीजनिंग और आने वाला है, और 10 का यानी 45 नंबर का ही केवल आपका नॉन टेक पोर्शन है। टेक्निकल पोर्शन अगर आप देखोगे तो आपके पास में 20 नंबर ये और 35 नंबर ये, यानी 55 नंबर का आपका टेक्निकल है। तो केवल नॉन टेक के बेस पे ग्रेड 1 को कभी भी साधने की कोशिश मत करो किसी प्लेटफॉर्म पे। मैं बता रहा हूं कहीं भी जाइएगा या तो अपना खुद का इतना विवेक हो कि हाँ भाई इस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। 11th 12th की एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिए। हालांकि थोड़ा सा हेक्टिक होगा जो लोग नॉन एटीसी यूजर्स हैं या फिर वो कैरियर वेब के साथ हैं तो अलग बात है, अदरवाइज में उनके लिए एक हेक्टिक होने वाला है। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को देखा है, जब 10+2 लेवल की पढ़ाने की बात आती है या तो वो सीबीएसई और आईसीएसई पढ़ा डालते हैं और या फिर वो उनके बस का रहता ही नहीं, वो अलग ही दुनिया में अलग ही तरीके से पढ़ा रहे होते हैं। नहीं कि इन्हों जाकर के डेमो सेक्शन देख लेना, सारे लोग डेमो देते हैं, हम लोग भी देते हैं, तो वो लोग क्यों देंगे, सभी देते हैं। डेमो सेक्शन देखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरैक्टिव क्लास हो ही नहीं पाती, ढंग का हो ही नहीं पाता, पूरा वही सीबीएसई वाला पैटर्न के हिसाब से पढ़ाते चले जाते हैं, डेरिवेशन करा रहे हैं जबकि डेरिवेशन नहीं आना है कहीं भी। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि बहुत ही संकुचित टाइप का, बहुत कंसाइज वे में आपको एक फॉर्मेट चाहिए, तभी एग्जाम क्लियर होगा। 55 नंबर, यू नो दैट 55 यानी 55% का वेटेज जो है वो आपका कैरियर डिसाइडिंग फैक्टर है। और जितने भी अपने एआई वाले होल्डर्स हैं जो इस बार एप्लीकेशन डाले हैं एआई के लिए, मतलब डाले क्या है, डालने वाले हैं, तो देखो नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है ना, लेकिन ग्रेड 1 में नोटिफिकेशन आ चुकी है, आप वहां भर रहे हो। तो 500 रुपए का फॉर्म है, फीमेल SC/ST के लिए 250 या 200 रुपए का है, तो आप उसको जरूर भरिए, अप्लाई करिए। आपके पास में एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी, जस्ट इन केस थोड़ा सा 1-2 महीने डिले होता है वो एटीसी का, तो आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है, आप मौके पे दे रहे हो। और ये बता दें जब तक उसका एग्जाम होगा तभी के आसपास इसका भी एग्जाम आएगा, ये जल्दबाजी मत करिएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जाएगा इसका ग्रेड 1 का एग्जाम, और उसी के आसपास में हो सकता है आपका एटीसी का भी एग्जाम हो। तो अगर मान लीजिए तब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो सेम टाइम पे दोनों है, समय भी सेम मिल रहा है, बढ़िया से पढ़ाई करने, इसी बहाने आप फिजिक्स थोड़ा और बेहतर पढ़ लोगे, थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी हल्की फुल्की देख लेना मेरे साथ में, मटेरियल साइंस वगैरह, तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी। दूसरा ध्यान रखिएगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा हुआ है 40%, 30%, 25%, इसका टेंशन मत लीजिए, इससे ज्यादा ही तो कट ऑफ जाएगी, तो इसका दिक्कत वाली बात नहीं, इसी पे ही कट ऑफ आएगी। नेगेटिव मार्किंग, यस ऑफ कोर्स देयर इज 1/3 ऑफ ए नेगेटिव मार्किंग, और इसी सीबीटी केवल है, उसके बाद में सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम, मतलब सिंगल पेपर क्वालिफाइंग है, एकदम एटीसी का पैटर्न, एआई का पैटर्न जो होता है, सिंगल एग्जाम दिया काम खत्म। इसको इसीलिए वनडे एग्जाम्स कहते हैं, एक दिन में आपकी करियर डिसाइड हो गई। अब एक दिन के चक्कर में अगर आप एआई के पहले से ही अभ्यर्थी रहे हैं, कैंडिडेट रहे हैं, दैट मींस यू मस्ट बी अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। व्हाई? क्योंकि आपकी पहले से तैयार हैं सारी चीजें, और इसमें आपके कंपटीशन में जो आएंगे, देखो हाई स्कूल इंटर वाला नहीं आ रहा है ना, ग्रेड 1 की बात मैं कर रहा हूं, इसमें जो आ रहा है वो ग्रेजुएट वाला आ रहा है, और वो देखो इंजीनियरिंग करने तक या करने के बाद 1-8 साल अगर फील्ड में बीत गया तो 10+2 वाला भूल जाता है, उसी को याद रहेगा जो एआई का अभ्यर्थी है। तो आपके लिए एक बेटर है, आपके पास में प्लस पॉइंट है, एक लीडिंग फैक्टर है, और वादा है मेरा, अगर आप एग्जाम देकर के आएंगे तो आपको लगेगा भी, ये चीज आपको रियलाइज भी होगी कि वाकई में आपके लिए वर्थ इट था। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर आप एआई में एलिजिबल हैं देन यू शुड गो फॉर दिस, एंड ऑफ कोर्स वी हैव लॉन्च द बैच फॉर इट, और कोशिश करेंगे कि जितने लोग भी एएलपी में थे उनको भी इसमें एक्सटेंशन हम देने की कोशिश करेंगे, यानी आरआरबी, क्योंकि अलग सेगमेंट है एग्जाम का,
तो इसमें कहीं भी एक एडमिशन लेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको इंटीग्रेट करने का उसमें, ठीक है। तो आप बात करेंगे, अभी देखते हैं कितने कैंडिडेट्स अपने पास में आते हैं, और एक ढंग से, एक अच्छे तरीके से, जैसे हम लोग एआई में झंडा गाड़े हुए हैं, है ना, कि आप देखोगे कि 80% 90% सिलेक्शन रहे हैं। तो इतना सिलेक्शन कोई कॉलेज लाइफ में, स्कूल लेवल में नहीं दे पाता जितना सिलेक्शन हम लोग एग्जाम कंपटीशन में दे रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना उसके पीछे। और दूसरी बात आपको बता दें कि इस समय जांच एजेंसियां बहुत सतर्क हैं। आप देखोगे कोई भी क्लेम करता है अगर कि मैंने इतने सिलेक्शन दिए, उतने सिलेक्शन, जांच हो जाती है, कोई बताता नहीं है। हम लोग बताते हैं क्योंकि हम लोग पास पूरा डेटा रहता है। आप जितने लोग क्वालिफाई होते हो सबका डेटा अपने पास में रहता है। हाँ, कुछ लोग के भी चेक करने बाकी हैं, डीवी के साथ मिलाऊंगा तो कुछ ना कुछ और बढ़ेंगे, टाइम नहीं मिल पाया, नहीं तो मिला चुके होते। तो उसमें भी कुछ ना कुछ बढ़ने के ही हैं, घटने के चांसेस नहीं है। एक एक बच्चे का फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, कौन सा बैच लिया था, ताकि अगर कोई चाहे क्लैरिफाई करना तो कॉल करके चेक कर सकता है, ठीक है। डीवी लिस्ट में से जाकर के मैच कर सकता है उसका नाम, उसके पिता का नाम। तो कुल मिला के बात इतनी थी कि अपने पास में एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है, और रिकॉर्ड बस इसीलिए रहा है क्योंकि एकदम बेस से, कोर से काम करना है, ठीक है। तो बेसिक कोर स्ट्रक्चर अगर पकड़ेंगे तो काम कर जाएंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें काम किया जा सकता है, क्योंकि फिजिक्स ऑफ कोर्स मैं ही देखता हूं, तो आप लोग के लिए एक बेनिफिट भी रहेगा, क्योंकि कुल मिला के आप हम पर निर्भर रहेंगे, है ना, और प्लस खुद पे निर्भर रहेंगे। सेगमेंट वही एनसीईआरटी देखना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कैरियर वेव के साथ जुड़ने में तो इंटरेस्ट जुड़िए। अगर आप कैरियर वेव के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं तो खुद से दीजिए, लेकिन आपको देना ही देना है। मैं कहता हूं कि अगर भले भी आपको सिमिलर लग रहा हो, लेकिन कई सारी चीजें ऐसी होती है जैसे स्टैंडर्ड, रेलवे के क्वेश्चन पूछने का स्टैंडर्ड अलग होता है, पीएसयूज जितने भी हैं उनका क्वेश्चन पूछने का जो स्टैंडर्ड होता है अलग होता है। तो इस बात पे स्टैंडर्ड का खेला जाता है। आप भले नॉलेज हो लेकिन आप समझ नहीं पाओगे किस तरीके से फ्रेम होगी। बेस्ट पहली बात तो ये कि ये पहली बार एग्जाम इस टाइप का कुछ कंडक्ट हो रहा है सिलेबस पे, इस पैटर्न पर, तो ध्यान रखिएगा जब पहली बार कोई चीज नया होती है ना, तो उसमें रिस्क थोड़ा सा कम लेना चाहिए। चांसेस हैं, अगर आप चाहो सप्लीमेंट की तरह देख रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप डेडिकेट हो तो एक बार आपको आजमाना चाहिए। और क्योंकि हमारे पास में वैसे भी एडमिशन इसके आ रहे, तो मुझे स्टार्ट करना ही था, तो स्टार्ट है, ठीक है। एक दिन हमने और भी बताया था इसके बारे में। 90 मिनट का एग्जाम होगा, है ना, 1.5 घंटे का, 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, यानी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, मतलब बहुत बड़ी हेक्टिक वाली बात नहीं है। हम लोग 120 में 120 करते ही थे, तो 90 मिनट में 100 कौन बड़ी बात नहीं, वो तो आराम से करा जा सकता है। जनरल अवेयरनेस में, फिजिक्स में, सब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन जरूर है, इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के बचा के चलेंगे। कंप्यूटर साइंस में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये आपके लिए बेटर रहेगा, यानी कि जो बच्चा पढ़ा लिखा होता है, यानी पढ़ा हुआ होता है, बेसिक वाला होता है, जिसने कॉन्सेप्ट से लेकर के सब पढ़ाई करी हुई है, उसके लिए बेनिफिट मिल जाता है, नेगेटिव मार्किंग रहती है। क्यों? क्योंकि तुक्के वाले फिर छट जाते हैं। अदरवाइज में क्या होता है, हर कोई अटेम्प्ट करके आता है, कुछ लोग के तुक्के लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लंबे समय से नहीं करी, लेकिन हाँ बेस कभी था तो उनका कॉन्शियस उसको बढ़िया करवा देता है। तो यहाँ पे बेनिफिट है, अगर आप लोगों ने तैयारी करी है सीएस कैंडिडेट के लिए ये है। और सॉर्टिंग जो होगी आपकी, शॉर्टलिस्ट जो बनेगी, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन शॉर्टलिस्ट बनेगा, वो इसी एग्जाम पे ही बनेगा। मतलब घी में दो, मतलब 20 उंगलियां घी में, बस। फिर डीवी होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपकी सिलेक्शन। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रेड 3। अगर ग्रेड 3 की बात करोगे, इसमें भी वही है, यानी जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस है, मैथमेटिक्स है, लेकिन जनरल अवेयरनेस के साथ जनरल साइंस है। अगर रीजनिंग और मैथमेटिक्स 25-25 की है, यानी 50 नंबर अगर ये है, तो सेम वे में अगर ये 25-25 यानी 50 नंबर का आपका, देखो नॉन टेक है, यानी जनरल इंटेलिजेंस और मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मतलब हाई स्कूल लेवल वाली। वहीं अगर देखोगे जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस मिलाकर के 50 नंबर है। जनरल साइंस थोड़ा सा इसमें ज्यादा वेटेज रख रहा है, 40 मार्क्स का वेटेज ये रख रहा है, और 10 मार्क्स का वेटेज ये रख रहा है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और आपको बता दें कि 50-50% का वेटेज रहेगा अपने सिलेबस के साथ में। जनरल साइंस के लिए नो डाउट आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, यानी ग्रेड 3 में। वही मार्किंग स्कीम यहाँ भी दिखाया गया, वही सारा पैटर्न यहाँ पे समझाया गया है, 90 मिनट का है, तो इस पे आप कर सकते हैं। और जितने भी लोग अगर ग्रेड 3 भर रहे हो, ग्रेड 1 भर रहे हो, तो ग्रेड 3 भर देना अगर एलिजिबल होते हो। तो एक बार थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर देखिएगा, समझिएगा। और यहाँ कुछ थोड़ा बहुत सिलेबस है, कुछ दिन में आपको इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक कि आपको सारी चीज समझ में आई होंगी, और बहुत लंबा सेशन नहीं लेंगे, बस शॉर्ट में ब्रीफ कर दे रहे हैं सारी चीजों को कि आरआरबी टेक्निकल ग्रेड 1 का जो सिग्नल का है, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा, बहुत सारे लोगों ने, इवन कई इंटरप्रेन्योर्स ने जो अलग सेगमेंट में काम करते हैं, उन लोगों ने भी इसके ऊपर वीडियो डाला। लेकिन हर जगह पे वही सब चीजें कि यार ये ऐसा होता वैसा होता है, ये आएगा वो आएगा, कुछ नहीं। 10+2 का फिजिक्स आएगा, बात समझ में आई? 10+2 का फिजिक्स आएगा, मटेरियल साइंस थोड़ी सी डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, प्लस उसके बाद में आपको कंप्यूटर साइंस पढ़नी है। कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है वो भी हम आपको समझा देंगे कैसे है, स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है दिया है, लेकिन लेवल और स्टैंडर्ड आपको तब समझ में आएगा जब आप डिटेल में देखेंगे। कुछ दिन में मैं ब्रोशर आपको अपलोड करके दे दूंगा, और आंख बंद करके उसके आप ऊपर यकीन कर पाएंगे कि हाँ यही इतना इतना ही पढ़ना है। अपना मॉड्यूल आपको पता है, ई बुक भी कंसाइज में चैप्टर वाइज, फिर उसके बाद में उस पर रिकॉर्डेड सेशन वाला लेक्चर कंसाइज में, फिर उस पर असाइनमेंट मिल जाते हैं जो आप करके देख लेते हो, फिर उस पर लाइव डिस्कशन हो जाती है, फिर उसके बाद उस पर आप सेक्शनल मॉक दे लेते हो। तो ये एक चैप्टर जब जाता है ना, तब तक आप उसमें प्रकांड हो चुके होते हो। थोड़ा बहुत अगर अपने आप से प्रैक्टिस बाद में कर लिया तो काम बन जाता है। समय अपने पास धुआंधार है ना, लंबा समय है,
तो आप थोड़ा थोड़ा करके अगर अभी से अगर आप एक एक स्टेप चाइल्ड स्टेप उठाओगे ना, बेबी स्टेप्स जिसको बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि बहुत आराम से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इट इज द सेम पैटर्न ऑफ क्या, एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो जितने बच्चे अपने प्लेटफॉर्म के हैं, दिस इज द मस्ट ट्राई जॉब फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। जितने लोगों ने फिजिक्स से बीएससी करा है वो एलिजिबल है, बीटेक करा है एलिजिबल है। तो अगर फिजिक्स आपकी एक कोर रही है, आईटी रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स रहा है, तो वैसे भी आप एलिजिबल हो। फिजिक्स तो होगा ही नहीं कि किसी न किसी सेमेस्टर में, आप एलिजिबल हो। तो एटीसी वाले सारे एलिजिबल हो। 33 साल की उम्र तक ओपन कैटेगरी में आप एलिजिबल हो। मतलब ऐसा कौन सा जॉब जल्दी मिलता है? तो जो लोग एज आउट कर गए थे उनके लिए भी बेहतर अपॉर्चुनिटी है। तो एक बार ट्राई करिए। रेलवे का एटमॉस्फियर एनवायरमेंट जबरदस्त रहता है और नो डाउट पर्क्स वगैरह अलाउंसेस वगैरह बेटर रहते हैं। मुझे पता है कि मेरे पास उतनी स्ट्रीम नहीं है रेलवे एग्जाम्स को लेकर के, बच्चे नहीं है उतने, लेकिन हाँ अगर आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर दिखाएंगे, थोड़ा शेयर करेंगे इस वीडियो को अलग अलग जगहों पे, नीडेड जगहों पे, ग्रुप वगैरह में, तो जरूर हम लोग उसमें भी रैंक करेंगे और इंक्वायरीज आएंगी तो हम लोग एक बेटर उसमें एटमॉस्फेयर और बढ़िया दे पाएंगे। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। बड़ी कोशिश और मेहनत करके ये वीडियो हमने बनाई है, काफी रिसर्च करके हर जगह से क्लैरिफाई करके। डेटा तो बहुत जगह पड़ा हुआ था लेकिन ज्यादातर वर्थ नहीं था, तो एकदम समराइज वे में हमने आपको समझाया है कि धोखा मत होने दीजिएगा। ग्रेड 1 में आपका 55% टेक पार्ट है, तो उसको लेके सीरियस रहिएगा। नॉन टेक वाले वनडे एग्जाम्स वाले चैनल्स के भरोसे मत रहिएगा कि मे भी हो सकता है उसमें कोई बेहतर भी हो, लेकिन ज्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं कि हम लोग कंप्रोमाइज कर जाते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ लेते हैं। पहले उनके डेमोज देखिए, समझिए, अगर समझ में आया तभी लीजिए। हमारे यहाँ ये डेमो लीजिए, समझ में आया तभी लीजिए। अपना तो रिकॉर्ड रहा है जी फिजिक्स में, है ना। कुछ बच्चे अपने पास में भी ऐसे हैं, रोहित है, शिवम है, ये सारे बच्चे पीजीटी फिजिक्स कर रहे हैं लेकिन अपने पास से कर रहे हैं, मैथ्स से पीजीटी कर रहे हैं तो अपने साथ से कर रहे हैं, मतलब एटीसी के कोर्सेज को पीजीटी लेवल पे यूज कर रहे हैं। और अगर आप में से कोई भी एलिजिबल होगा उसको पता होगा कि एकदम पीजीटी लेवल पर तक आप जा सकते हो, वो तो आराम से अपने कोर्सेज के साथ में, एटीसी के कोर्स के साथ में, मतलब इस लेवल पे कंटेंट क्यूरेशन है। तो अगर आप रियलाइज कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हो सकता है किसी के लिए बेनिफिट हो। अगर आप नहीं भी अपीयर हो रहे एग्जाम में तो जरूर दूसरों को रेफर करिएगा। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कैरियर वेव के साथ बने रहिए। थोड़ा सपोर्ट करिए और सपोर्ट लीजिए। दैट वाज ऑल। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।